हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है पैरामेडिकल के यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को हिंदी का पहला चैप्टर वर्ण का वन शॉट क्लास लेने वाला हूं। इसी क्लास के अंदर साथियों आप लोगों को प्रॉपर थ्योरी और थ्योरी के साथ साथ उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दिए जाएंगे ताकि ये चैप्टर आपके हाथ में आ जाए, यानी आपके पूरे तरीके से वश में हो जाए। ठीक है, तो प्रॉपर दोस्तों इस क्लास के एंड तक बने रहना है, क्लास के हर एक बात को सुनना है और ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, और जाते जाते जब क्लास खत्म हो जाएगी तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट अपने क्लास के प्रति जरूर दीजिएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों की होली भी बहुत शानदार रही होगी, है ना। जिनका शानदार हुआ है उनको भी बहुत अच्छा, जिनका खराब हुआ उनको आज का होली मैं दिला दूंगा। आज की इस क्लास में होली का फीलिंग आ जाएगा साथियों। ठीक है, तो आइए आज के इस पहले चैप्टर का शुभारंभ करते हैं। वर्ण विचार को पढ़ते हैं। ऑलरेडी हमने दोस्तों, है ना, संधि के ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखे हैं एग्जामिनेशन 2024 को लेकर के। समास के ऊपर मैंने वीडियो बना रखे हैं ऑलरेडी, थ्योरी के साथ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, वन शॉट। ठीक है ना। अब ये हिंदी का ये दूसरा मेरा, है ना, ये तीसरा वीडियो होने वाला है वन शॉट। तो वीडियो दमदार होने वाली है। ठीक है, और प्रत्येक क्लास का पीडीएफ के लिए साथियों आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? टोटल लर्निंग। या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे भी आपको लिखा हुआ रहेगा क्लास पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें, तो वहां पे लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम पे विजिट करके ज्वाइन कर लीजिए। और हमारा जो प्रत्येक क्लास होता है इस यूट्यूब चैनल पे साथियों प्रतिदिन 8 बजे से शाम में होता है। तो जितने विद्यार्थी नए हैं वो लोग इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली 8 बजे आप जुड़िए। होली का टाइम था जिसके कारण छुट्टी थी, लेकिन होली तो अब खत्म हो गई। अपना ड्यूटी पे लौटना पड़ेगा, अपने काम को करना पड़ेगा, है ना। त्योहार केवल 2 दिनों का होता है, 2 दिनों की खुशियों के लिए होता है। ठीक है, बाकी अपना काम को भी करना रहता है, क्योंकि काम करते करते माथे में स्ट्रेस होती है ना, घुटन होती है, बहुत प्रकार की बीमारियां होती है। उस चीज को दूर करने के लिए, उस चीज से रिलैक्स लेने के लिए, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए दोस्तों हमारे यहाँ त्योहार बनाया गया, जिसको त्योहार को मनाने के बाद बॉडी रिलैक्स होता है। भले ही थकावट होती है अलग बात है, लेकिन माइंड पूरे तरीके से रिलैक्स होता है, लोगों के बीच में जाता है, लोगों की चीज में घूमता है। ठीक है, तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी लोगों के लिए एक बेहतर सा बैच है, निश्चय बैच, जिसमें दोस्तों आपकी शानदार क्या जानदार तैयारी होगी और एग्जाम में आप भी टॉप करेंगे और 1 से 50 रैंक लाएंगे, बशर्ते आप लोग को जो पढ़ाया जा रहा है उस चीज को बराबर रिवीजन, बराबर पढ़ते रहिए हर एक चीज को, है ना। और इस बैच में जुड़ने के लिए और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, है ना। टाइमिंग आप लोगों को पता है, 9 से 6 बजे तक आप लोग का टाइमिंग आवर है। ठीक है, चलिए, ऐसे 10 बजे तक कॉल रिसीव होता है भाई, ध्यान देना। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए हम लोग दोस्तों चैप्टर का नाम स्टार्ट किए हैं, यानी वर्ण। तो आखिरकार वर्ण होता क्या है ये बेसिकली हर एक स्टूडेंट्स को पता है। तो मैं आपके पैरामेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा, है ना। मैं पैरामेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा। क्या है दोस्तों वर्ण? क्या है ऐसे आप लोग पढ़ेंगे, वर्ण वह मूल ध्वनि का नाम है, या वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। आप इतना पढ़े हैं, है ना, और यही सही बात है। ठीक है, लिख लेते एक बार। वर्ण वह मूल ध्वनि का नाम है, वर्ण वह मूल ध्वनि का नाम है, मूल ध्वनि है ना, जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एक बात मैं यहाँ पे नोट के तौर पे लिखाना चाहता हूँ। ठीक है, बेसिकली हो सके तो आप लोग को पता होगा, और नहीं भी पता है तो जान लीजिएगा। ठीक है, वर्ण क्या है ना साथियों, वर्ण जो है, वर्ण लिखित रूप है, वर्ण लिखित रूप है। और साथियों जो ध्वनि है ना, जो ध्वनि है साथियों वह उच्चारित या मौखिक रूप है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि जैसे हम कोई भी भाषा बोल रहे हैं, जैसे मैं आप सभी से बात कर रहा हूं तो किसी लैंग्वेज के थ्रू, किसी भाषा के थ्रू बात कर रहे हैं,
तो उस भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है, सबसे छोटा, जिसको अब नहीं तोड़ सकते, जैसे कोई भी एटम है, कोई भी पदार्थ है, उसका सबसे छोटा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन, अलग अलग तरीके के, उससे ज्यादा अब नहीं टूटेगा। पहले परमाणु बोला जाता था, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक परमाणु को भी तोड़ दिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लेकिन अब उससे तो ज्यादा नहीं छोटा होगा, है ना? अभी तक से तो नहीं हुआ है, आगे हो जाए तो और अच्छी बात है ना? तो यही बात है कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, ये तो या तो वर्ण और या तो फिर ध्वनि होती है। सर अगर दोनों ही बात सेम है तो कैसे सेम है? तो देखो, लिखने वाले रूप को हम लोग वर्ण कहते हैं, क बोलना ये हमारा ध्वनि हो गया, लेकिन जब लिखेंगे ना तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। बस यही सिंपल सा डिफरेंस है। तो अगर आपसे पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है, तो वर्ण और ध्वनि होगी। ठीक है, दोनों ही होगी। अब वो आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वर्ण रहेगा तो वर्ण मारेंगे, ध्वनि रहेगा तो ध्वनि मारेंगे। ठीक है, दोनों ऑप्शन कभी नहीं आएगा, अगर आएगा तो इनमें से सभी भी होगा। ठीक है, ये बात क्लियर कर लिए। ठीक है, अब हम आते साथियों वर्ण, है ना? सवाल ये आएगा यहां पर से, नोट के अंदर ही चला लीजिए इसी चीज को, और नोट के अंदर ही हम ले लेते हैं। दो तरीके से मैंने बताया ना, एक तो लिखित रूप से, एक मौखिक रूप से। तो वर्ण की संख्या भी दो तरीके से आएगी, एक लिखित रूप से, एक मौखिक रूप से, है ना? तो यहां पे लिखेंगे लेखन के आधार पे लेखन के आधार पर वर्ण की कुल संख्या, ठीक है। और दूसरा पॉइंट उच्चारण के आधार पे, है ना? और उच्चारण कौन सा समास संधि है? उत् जोड़ चारण, है ना? याद रखिएगा, उत् जोड़ चारण ये व्यंजन संधि है। एग्जामिनेशन में सवाल आते हैं यहां से, है ना? देखिए, उच्चारण के आधार पर वर्ण की कुल संख्या, कमेंट सेक्शन में बताते चलें आप लोग, जरा मैं ध्यान दूं सभी को कितना याद है ना? सभी को कितना याद है, जरा मैं देख लूं आप सभी लोगों को। देखिए सर, अब तो आपने दो बता दिया, तो एग्जामिनर पूछता है कि वर्णमाला की कुल संख्या कितनी है, हिंदी में वर्णमाला की कुल संख्या कितनी है? देखो, अगर लेखन के आधार पे कहेगा तो तुम बोल सकते हो 48, और उच्चारण के आधार पे 52। ठीक है, हाँ, इसको नोट डाउन करिए जल्दी से फटाफट। चलिए आगे बढ़ते साथियों। ये तो हो गया, है ना, जो इंपॉर्टेंट बातें थी एग्जामिनर्स। अगर अगर मान लीजिए एग्जामिनर कहें कि हिंदी में, है ना, एग्जामिनर अगर आपसे कहें कि हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो आप ज्यादातर देखिएगा ऑप्शन में 52 देखने को मिलेगा, तो 52 मारेंगे। अगर 52 नहीं रहेगा तो 48 रहेगा, यानी लेखन के आधार पे तो 48। ठीक है, दोनों ही सिचुएशन में, अलग अलग सिचुएशन में सही है। अब बात करते हैं साथियों वर्णमाला। वर्णमाला, वर्णमाला क्या कहता है साथियों कि वर्णों के व्यवस्थित, वर्णों के वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये तो बात आप लोगों को क्लियर होगा। अच्छा, अगली बात अगर हम बात करें साथियों वर्ण के प्रकार, अगर मेरे से पूछा जाए वर्ण के कितने प्रकार हैं, तो जनरली आप लोग ध्यान रखिएगा, वर्ण के दो प्रकार हैं। वर्ण के कितने प्रकार है साथियों? दो प्रकार है। पहला नंबर हम लोग जानते हैं कौन सा? स्वर वर्ण। ठीक है, और एज वेल एल दो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? व्यंजन वर्ण। विसर्ग वर्ण नहीं होता, ठीक है, वो संधि के अंदर होता है, ये ध्यान रखिएगा। दो प्रकार के वर्ण होते हैं।
अब स्वर वर्ण क्या कहता है कि जिसका उच्चारण, हम डेफिनेशन के पीछे नहीं जाएंगे, हम फैक्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ बातें लिखते चलेंगे, है ना। जिसका उच्चारण दोस्तों स्वतंत्र रूप से होता है ना। जिसका उच्चारण, है ना, जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल अ, आ, ई, उ, ए, इनका उच्चारण फ्रीडम के तरीके से होता है। लेकिन ये व्यंजन कहता है कि जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, उच्चारण उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है, स्वर वर्ण की मदद से या फिर सहायता से, ठीक है। आप लोग समझिएगा, लैंग्वेज के ऊपर मैं बता रहा हूं। जैसे आप बोलिए क, बोलिए ना क, ख, का, की, तो क देखिए क, का, आ रहा है, आ क्या है, हमारा स्वर है ना। तो बिना स्वर की सहायता के हम लोग व्यंजन को बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। उम्मीद करता हूं कि इतना बात आप लोग को क्लियर होगा। थोड़ा सा हेडिंग डालिएगा, है ना, आगे हम लोग लेते चलेंगे सारी चीजों को। यहाँ पे अगर जगह है तो हम लोग यहीं पे थोड़ा बहुत हेडिंग डाल देते हैं, स्वर वर्ण, है ना। सीखते चलेंगे, इस तरीके से लिख लीजिएगा, स्वर वर्ण। हम लोग पार्टिकुलर हर एक पॉइंट को अंदर में समझेंगे, ठीक है। और डेफिनेशन की चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। डेफिनेशन के ऊपर तो आप लोग बहुत सारी चीजों को जानते आ रहे हैं अपने खुद से ही। देखिए स्वर वर्ण में क्या हो जाएगा, एग्जामिनर पूछेंगे सबसे पहले स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, इनकी सबसे पहले पूछा जाता है। एग्जामिनर क्या करते हैं, संख्या। तो एग्जामिनर इसकी संख्या करेंगे तो आप कितना मारेंगे, 11। इसके बाद इसके अंदर नोट होना चाहिए आप लोगों के पास, है ना, ये चीज लिख लीजिए। आ ई, है ना, अ, आ, ई, दीर्घी, उ, दीर्घू, है ना, है ना, ओ दीर्घू, री, ए, ऐ, ए, ऐ, ओ, आओ। गिनिए सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये टोटल 11 दोस्तों क्या है, ये स्वर वर्ण, ठीक है। क्या है, स्वर वर्ण है। अब बात करेंगे साथियों, अ, अब बात करेंगे हम लोग, ठीक है, स्वर वर्ण में मात्रा। जैसे आप लोग स्वर देखें ना, साथियों अगर आप लोग स्वर देखें यहाँ पे, संख्या यहाँ पे देखें, स्वर अ, आ, ई, उ, सबका एक मात्रा होता है, सबका एक सिंबल होता है। कि अगर हम एक सिंबल ले ले, जैसे ये, इसका मतलब आप समझ गए क्या है, ये आ है। जैसे आप समझेंगे ये किसी के साथ लग गया तो इसको बोलेंगे का, आ बोलेंगे, देखिए आ। तो हर एक का सिंबल होता है। तो वही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इस चीज को कि भाई सिंबल, है ना, यानी मात्रकों की संख्या, है ना। पूछेगा मात्रकों की संख्या, तो हमेशा स्वर का ही संख्या होता है। तो मात्रकों की संख्या कितनी हो जाती है, 10 हो जाती है। कितनी हो जाती है साथियों, 10 हो जाती है, ध्यान रहेगा। हाँ, अब बात करते हैं स्वर वर्ण का टाइप्स की ओर, है ना, है ना। स्वर वर्ण के टाइप्स की ओर बढ़ते हैं। हेडिंग डाल दीजिएगा यहाँ पे, स्वर वर्ण के प्रकार। स्वर वर्ण के प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं साथियों, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व मतलब सबसे छोटा, जैसे हर्षी बोलते हैं ना, ऐसे हर्षी, दीर्घी। आज क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। हर्षरस, ह्रस्व स्वर, इसको हम लोग कहते हैं। देखिए इसका उच्चारण में, देखिए ऐसे लिखता चलिए दोस्तों, लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना। जिसके उच्चारण में, अगर आपको लैंग्वेज लिखने का मन है तो मैं बोल रहा हूं, आप उस तरीके से लैंग्वेज लिख सकते हैं। मैं पूरा लैंग्वेज बोल रहा हूं, लेकिन लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि हम लोग को दोस्तों मोटिव लैंग्वेज सीखना नहीं, मोटिव है कंसेप्ट जाना चाहिए और एग्जाम में सवाल ठोका जाना चाहिए, है ना। तो ह्रस्व स्वर कहता है कि जिसका उच्चारण में, है ना, जिसके उच्चारण में
एक मात्र का समय, है ना, एक मात्र का समय लगे, एक मात्र का समय लगता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। एग्जामिनर ये सवाल करते हैं साथियों कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है ना, ये भी सवाल करते हैं। सबसे पहले ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, तो देखिए ह्रस्व स्वर की संख्या बता रहा हूं, एक अ हो गया, एक ई हो गया, एक ऊ हो गया ना। ये क्या है साथियों, ये एक ह्रस्व स्वर है, ठीक है। इनकी संख्या कितनी दिख रही है आप लोगों को, तो इनकी संख्या कितनी है साथियों, संख्या है 3, संख्या है 3। उम्मीद करता हूं कि ये पूरा क्लियर हो गया होगा। अच्छा, दूसरा आता है जिसका मैं बात कर रहा था, दीर्घ स्वर, है ना। और दीर्घ स्वर मतलब जिसका उच्चारण में 2 मात्र का समय, है ना, 2 मात्र का समय इसलिए बोल रहा हूं, है ना, जिसके उच्चारण में 2 मात्र का समय, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता हो। तो ह्रस्व स्वर में 1 मात्र का समय लग रहा है, उसमें 2 मात्र का, इसीलिए बोल रहा था, ठीक है। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसके उच्चारण में, जिसके उच्चारण में 2 मात्र का समय लगता है ना, लिख सकते हैं 2 मात्र का समय लगता है, या फिर बोल सकते हैं ह्रस्व से दुगना समय लगता है, ह्रस्व स्वर के उच्चारण से दुगना समय लगता है। दुगना समय लगता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये पूरा क्लियर होगा। अब इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, तो जो बचा हुआ जैसे आ, है ना, दीर्घी, देखिए दीर्घी कैसे होता है, ये हो गया, ये क्या हो गया, आ, दीर्घी, दीर्घु, ठीक है। उम्मीद करिए क्लियर करिए, दीर्घु, ए, है ना, ओ, आओ, ये सब क्या हो जाएगा साथियों, ये सब हमारा क्या हो जाएगा, है ना, दीर्घ स्वर में आ जाएगा, ठीक है। इसमें लिख लीजिए, ई दीर्घी, दीर्घु, ए, ए, आए, ओ, आओ, है ना, ये हमारा हो गया। तो इसमें संख्या कितनी है साथियों, अगर आप देखेंगे तो देखिए 4 और 3 7। कभी कभी यहाँ पे री को भी ले लिया जाता है, री, री ह्रस्व स्वर में कभी कभी आ जाता है, लेकिन जनरली जो है वो ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, ये इतना ही होता है। अब एक और आता है दोस्तों, जिसका आप लोग शायद जानते होंगे, है ना। अगला नाम है तीसरा नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं प्लुत स्वर, है ना। तीसरा क्या होता है, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर क्या कहता है साथियों, कि जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर का भी, दीर्घ स्वर के उच्चारण का दुगना, तिगुना समय लगता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में जैसे आप बोलते हैं ओम, ऐसे करके बोलते हैं ना, ऐसे नहीं ना बोला जाता है ओम, ऐसे नहीं बोला जाता है, 2 3 मात्र का समय लगता है, तो ऐसे ओम बोल सकते हैं। जैसे बोलते हैं राम, है ना, तो इसी तरीके से ये कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, लंबे स्वर को समय दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये प्लुत स्वर आता है ना। ये जो स्वर का उच्चारण के माध्यम से, आधार पे, उच्चारण के आधार पे हम लोग बात किए, इसी तरीके से अनेकों है, लेकिन जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही इतना इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, इनके जो अ आ ई स्वर के लिए बात किए, उनका थोड़ा सा उच्चारण स्थान को देख लेते हैं, या फिर हम लास्ट में भी देख लेंगे एक साथ सबका,
है ना, सबका एक साथ लास्ट में देख लेंगे, है ना। अभी इतना ही देखते हैं। अब उसके बाद हम लोग एंट्री करते हैं साथियों, हेडिंग डाल दीजिएगा व्यंजन वर्ण की ओर, है ना, व्यंजन वर्ण। चलिए अब सभी लोग ध्यान देंगे व्यंजन वर्ण के अंदर। तो व्यंजन वर्ण का डेफिनेशन तो क्लियर हो गया, जो स्वर्ण वर्ण जिसका उच्चारण, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से किया जाता हो, उसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स हैं, स्पर्शी व्यंजन वर्ण, उष्ण व्यंजन वर्ण, संयुक्त व्यंजन वर्ण, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन वर्ण, इस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना, हम लोग व्यंजन वर्ण की ओर आ गए हैं। तो सबसे पहला टॉपिक लिखेंगे व्यंजन वर्ण का स्पर्शी व्यंजन वर्ण, है ना। तो स्पर्शी व्यंजन वर्ण के बारे में लिखेंगे, है ना, यहाँ लिख देता हूँ। व्यंजन वर्ण, तो स्पर्शी व्यंजन वर्ण देखिए, आप लोग पढ़े होंगे कवर्ग, क से लेकर के अंगा तक, ठीक है। यहीं पे मैं आपको और भी चीजें क्लियर करूंगा। जैसे ये कवर्ग लिख रहा हूं ना, तो इसके ऊपर में आप एक जो छोटा छोटा बात मेंशन कर लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये कवर्ग हमने लिख दिया, हम लिखेंगे अब चवर्ग, ठीक है। फिर उसके बाद लिखेंगे टवर्ग, फिर लिखेंगे थवर्ग, फिर लिखेंगे पवर्ग, तवर्ग होगा ना, थवर्ग थोड़े होता है, तो थर्ग, तवर्ग हो गया। और एक और लास्ट हमारा पवर्ग, ये क्लियर है प्रॉपर, ठीक है। कवर्ग में पहला क्या हो जाएगा साथियों, क, इसका च, इसका ट, इसका त और इसका प। पहला नंबर बोला यानी कि मतलब कि सबका ये पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर में क, ख, ग, घ और ये अंगा, ठीक है, यानी र जिसको हम लोग कहते हैं। अगर नीचे बिंदु लग गया तो र हो गया, वहां साइड में लगा तो अंगा हो गया। च के बाद छ, ज, फिर झ, फिर क्या हो जाएगा साथियों इया, है ना। फिर इसके बाद ट, ठ, ड, ढ और ये क्या हो गया साथियों अड़, या फिर इसको हम लोग ट्वर्गी न कहते हैं, ठीक है। आगे त, थ, द, ध और ये न, प, फ, ब, फ, ब, फिर उसके बाद भ और लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा म, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये प्रॉपर इतना क्लियर होगा। इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं साथियों, स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अब इन सभी को स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी हो गई देखिए, आप अच्छा से गिनिए, इनकी संख्या हो गई 25 यानी कि 25। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि स्पर्शी व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो कितना बोलिएगा आप लोग, 25। अब ये सब अपना अपना वर्ग है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि देखिए जो भी कवर्ग है, इनका उच्चारण स्थान कहाँ है साथियों, इधर लिख लेते हैं ना, इधर जगह है। तो इनका उच्चारण स्थान कहाँ पे है, इनका है कंठ के पास। यानी कवर्ग का कोई भी, यानी क का उच्चारण स्थान बोले या ख का बोले या ग का बोले या घ का बोले या अंगा का बोले, तो कहाँ पे जाएगा, हमेशा कंठ पे। यानी देखो उच्चारण स्थान डिसाइड कैसे होता है कि क, बिना मुंह के तुम क बोल नहीं सकते, तो सर कंठियों को क्यों बोले, है ना। तो याद रखना, जहां पे जैसे बोलते हैं तो क्या होता है, हमारे मुख से वायु निकलती है। तो ये जो वायु निकलती है ना साथियों, वो किस पोजीशन पे ज्यादा इफेक्ट डालती है, ज्यादा प्रेशर बनाती है, ज्यादा दाब बनाती है, उसी जगह पर लोग उसका उच्चारण स्थान। जैसे क बोलिएगा ना तो कंठ पे ज्यादा प्रेशराइज होगा, ख बोलिएगा कंठ पे जाएगा, इसी तरीके से च बोलिएगा तो उसका भी जाएगा तालू पे, है ना, तालू पे, है ना। इसीलिए दोस्तों क, ख, ग, घ, अंगा को सबको कंठस्य व्यंजन कहते हैं। क्या बोलते हैं, कंठस्य व्यंजन। आगे मैं एक चार्ट पेपर बना दूंगा जहां पे आप लोग को यूज होगा। इसको बोलिएगा तालू से बोला जाता है। यहाँ पे लगे हाथ लिख लेने में क्या जा रहा है, इसको बोलते हैं मूर्धा से, ठीक है,
इसको मूर्धा से बोलेंगे। इसको तवर्ग है ना, तो मूर्धा हो गया, तालु हो गया, है ना। इसको हम लोग दांत से बोलते हैं, दंत से। और इसको हम लोग बोलते हैं ओट से। ओष्ठ नहीं, ओट। ठीक है, इस तरीके से आप बना लीजिए एक बार, है ना, ताकि साथियों आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। ठीक है, उम्मीद करूं कि स्पर्शी व्यंजन क्लियर होगा। अब देखिए स्पर्शी व्यंजन के अंदर ही क्या होता है ना, अलग अलग तरीके से होते हैं। ठीक है, और देखिए एक नोट, नोट डालिएगा अब। नोट ये है साथियों कि स्पर्शी संघर्षी वर्ण कभी कभी पूछ देता है, स्पर्शी संघर्षी वर्ण। तो लिख दीजिएगा स्पर्शी है ना, स्पर्शी संघर्षी वर्ण कौन सा हो जाएगा, ध्यान रखेंगे ये क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातों को आप लोग जरूर दिमाग में रखिएगा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रहा। अब ध्यान देंगे साथियों, अब कुछ स्पर्शी व्यंजन के अंदर भी प्रकार हैं, तो इनके प्रकार को अब डिसाइड करेंगे किसके ऊपर, घोषत्व के आधार पर। पहला, घोषत्व के आधार पर, पहला बात करें घोषत्व के आधार पर व्यंजन के प्रकार, है ना, व्यंजन के प्रकार मेनली रूप से स्पर्शी के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन ये व्यंजन व्यंजन के ऊपर होगा। ठीक है, प्रॉपर व्यंजन के ऊपर होगा। तो सबसे पहला इसको हम लोग कहते हैं घोष, है ना, घोष, या फिर इसकी को हम लोग सघोष भी कहते हैं, घोष या फिर सघोष वर्ण, घोष या फिर सघोष वर्ण। और दूसरा हम इसको कहते हैं अघोष वर्ण, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये कुछ लंबा लेके जाना नहीं है अपने को, ठीक है, इसी तरीके से लिखते चलना है। अब इसी के नीचे मैं डायरेक्ट एक छोटा सा वे में आप लोगों को समझा देना चाहता हूं, है ना। घोष और सघोष क्या कहता है, बहुत सारे बच्चों के बीच में यहाँ पे कंफ्यूजन चल रहा है। ठीक है, तो ध्यान देना, अघोष और सघोष में अंतर है। ठीक है, अघोष मतलब पहला और दूसरा। ठीक है, याद रखो, पहले बात मैं क्या कर रहा हूं उसके ऊपर ध्यान दो। इसमें क्या हो जाएगा, अघोष में क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा। पहला दूसरा का मतलब क्या हो गया, प्रत्येक वर्ग का, है ना, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। अब बाकी कौन बचा, तीसरा, चौथा और पांचवा। यहां पे भी लिख देंगे प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का। क्लियर करिए, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को, है ना। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, सघोष घोष हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पे आप मुझसे लिख सकते हैं, है ना। मैं और कोई कलर ले लूं, ये ले लेता हूं। उदाहरण के तौर पे आप ले सकते हैं यहाँ पे, चलिए आइए उदाहरण के तौर पे, है ना। ये देखिए, इसको मैं राउंड अप कर देता हूं। ये हमारा, ये दोनों हमारा क्या हो गया साथियों, ये दोनों हमारा क्या होगा, पहला और दूसरा। और पहला और दूसरा क्या है, अघोष है। यानी यहां से कोई भी एलिमेंट आएगा तो आप क्या बोलेंगे, अघोष बोलेंगे। ठीक है, अब ध्यान देंगे, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, ये इन तीनों से कोई एलिमेंट आए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, घोष, या फिर आप क्या बोलेंगे, सघोष। ठीक है, तो उदाहरण लिखने की जरूरत नहीं, एक एक उदाहरण आप लिख रहे हैं तो एक एक दो दो उदाहरण लिख लिया जाए। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं ग, ज, है ना, ज, म इत्यादि।
और इसमें उदाहरण के तौर पे आप लिख सकते हैं, इसमें उदाहरण के तौर पे क्या हो जाएगा, क प त इत्यादि। बस इनफ है ना, इनफ है। और बाकी भाई डिटेल्ड में तो यहाँ पे गोला घेर करके मैंने बता दी। ये हम लोग दोस्तों बताएं किसके आधार पे दोस्तों, घोषत्व के आधार पे। अभी क्या है, दो प्रकार के होते हैं, किसके आधार पे साथियों, अब वो होते हैं प्राणत्व के आधार पे। ठीक है, तो अगला स्टेप में हम लोग लिखेंगे प्राणत्व के आधार पे व्यंजन के प्रकार। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन के प्रकार। तो कितने प्रकार के व्यंजन हो जाएंगे, यहां भी साथियों याद रखेंगे दो प्रकार के होंगे। पहला आप जानते हैं महाप्राण, ठीक है, और दूसरा जिसको हम लोग जानते हैं अल्प प्राण। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग डिटेल्ड में अच्छे से समझते हैं। ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि अभी तक मैंने जितना पढ़ाया आप लोगों को प्रॉपर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे साथियों कि प्राणत्व के आधार पे एक महाप्राण हो गया, एक अल्प प्राण हो गया। तो इसके अंदर है ना, कैसे लिखे थे हम लोग, हाँ, इसके अंदर साथियों अभी ध्यान देंगे, ठीक है। तो महाप्राण में क्या हो जाएगा साथियों, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, है ना, प्रत्येक वर्ग का साथियों, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। ठीक है, और इसमें जो बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, पहला बचा, तीसरा और पांचवा, क्या साथियों, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग कलर को चेंज रखते हैं, है ना, और उधर जाते हैं। ठीक है, इसमें आते हैं, इस वाले बॉक्स में। बाकी आप लोगों को क्लियर है ना। ये देखिए मैं दो कलर बता रहा हूं, एक तो हमारा कौन सा हो गया, हमारा पहला तीसरा पांचवा, है ना, सेम कलर से हमको पहला तीसरा और पांचवा। ठीक है, मैं यहां तक लेके चल रहा हूं, ध्यान देना। ये हमारा कौन सा हो जाएगा, इस तरीके से आप नीचे में लिख लेना, मेरे पास नीचे जगह ना है, नहीं तो मैं इस वाले अघोष वाले चीजों को नीचे से करता ताकि अच्छे से क्लियर पता लगता है, क्योंकि ऊपर में घोष अघोष हो गया, नीचे में अल्पप्राण महाप्राण हो जाएगा। तो भाई कौन सा हो गया, पहला, एक तीसरा, एक पांचवा। तो ये इसको हम लोग क्या कह रहे हैं साथियों, अल्प प्राण कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं साथियों, अल्प प्राण कह रहे हैं। अब थोड़ा सा हम कलर चेंज करेंगे, और हम लोग कलर चेंज करते हैं, कौन सा, ये कलर, है ना। चलिए, इसमें क्या बचा, हमारा बचा था दूसरा, और क्या बचा था, चौथा। इन दोनों को जब हम लेके जाएंगे, ठीक है, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं महाप्राण। ठीक है, इस तरीके से बनाने से क्या होगा कि आपके सामने ही सारा चीज रहेगा, आपको प्रॉपर पकड़ने की जरूरत होगी, और आराम से क्वेश्चन सॉल्व। ज्यादा बड़ा नोट्स नहीं, शॉर्ट नोट्स और एक बेहतर नोट्स, ताकि रिवीजन के टाइम डिवीजन मिले। ठीक है, हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं हमेशा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा, है ना। तो आपसे मैं पूछूं महाप्राण, तो दूसरा और चौथा, अल्प प्राण पहला तीसरा पांचवा, है ना, वर्ण का वर्ग, है ना। इस डायग्राम से भी क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। हम लोगों ने अभी तक से क्या सीखा, स्पर्शी व्यंजन सीखा, व्यंजन मैंने बताया अलग अलग तरीके से होते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा,
स्पर्शी व्यंजन सीखा। अब हेडिंग डालिएगा अंतःस्थ व्यंजन, है ना, अंतःस्थ व्यंजन पे चर्चा करते हैं अब, है ना। अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन क्या कहता है, इसके ऊपर देखिए। इन सब का जो उच्चारण होता है ना साथियों, स्वर और व्यंजन के बीच बिचवा में होता है, उसको हम लोग अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतःस्थ मतलब अंतिम में स्थित है, इस तरीके से समझिए। तो इसके अंदर 5 वर्ण आते हैं। पहला य, दूसरा र, ल, व, ये 5 वर्ण हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इनके उच्चारण स्थान के ऊपर लास्ट में हम लोग चर्चा कर लेंगे, है ना। इनके थोड़ा सा वर्ण के ऊपर बात करते हैं, थोड़ा सा जहां से सवाल वाल आ जाते हैं उसके ऊपर बात करते हैं, है ना। बाकी उच्चारण स्थान के ऊपर एक साथ चार्ट पेपर में मैं लिखवा दूंगा। अभी बात करते हैं य के बारे में, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। ये क्या कहता है जरा इसके बात करिए। इसको साथियों हम लोग य को अर्ध स्वर के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इसको हम लोग क्या जानते हैं, अर्ध स्वर के नाम से हम लोग जानते हैं। देखिए तो साथियों, नोट्स बनाने का भी एक अपना तरीका होता है ना। नोट्स बनाने का भी एक अपना तरीका होता है। र, देखिए आप जब भी र बोलिएगा तो आपको जो जिह्वा है ना वो गोल घूम जाएगा। र देखिए पीछे की ओर चला जाएगा, यानी लुंठित, यानी लोटने लगता है पीछे की ओर। तो इसीलिए र को हम लोग क्या कहते हैं, लुंठित, है ना। इसका हम लोग क्या नाम दिए, अर्ध स्वर का है, इसको हम लोग क्या कहें, लुंठित वर्ण कह सकते हैं, है ना। ठीक है, अब बात करते हैं ल के बारे में, जो एग्जामिनर पूछते ही है लगभग लगभग। देखिए ल बोलिए, ल, तो जब भी ल बोलिएगा ना साथियों, तो जीभ जो है ना वो साइड वाला क्या होता है ना, उठ जाता है और साइड से हवाएं निकलती है। साइड से निकलने का मतलब प्रासर्व, प्रासर्व मतलब पीछे। तो जब भी ल बोलिएगा तो ये आगे का पोर्शन, जैसे जीभ कैसे होता है देखिएगा, जीभ कुछ इस तरीके से होता है, और जब ल बोलिएगा ना तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, ये पोर्शन क्या होगा, उठ जाता है ना, और साइड से हवाएं रिलीज होने लगती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं प्राशर्विक, है ना, प्राशर्विक वर्ण। प्राशर्विक, ठीक है, प्राशर्विक, ठीक है, क्लियर इतना, बस इतना ध्यान रखिए, आपका इतना इंपॉर्टेंट। क्लियर है, अंतस्थ व्यंजन प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गया। और भी कुछ चर्चा कर दे इनके बारे में, है ना। अंतस्थ व्यंजन दोस्तों एक सघोष कह सकते हैं, ठीक है, और साथियों, और साथियों यह एक अल्प प्राण है। सघोष के साथ साथ एक अल्प प्राण भी है, ठीक है। अंतस्थ के बारे में वो स्पर्शी व्यंजन की चर्चा थी। ये जो हम लोग लिखाए थे पहला दूसरा पांचवा, ये हम लोग स्पर्शी व्यंजन के अंदर पढ़ रहे थे कि, है ना, सघोष और अघोष क्या है। लेकिन जब अंतस्थ में आएंगे तो अंतस्थ क्या होता है, सघोष होता है ना, घोषत्व के आधार पे, प्राणत्व के आधार पे हमारा ये अल्प प्राण कहा जाता है। उम्मीद करता हूं कि प्रॉपर इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे साथियों, है ना, अब हम बात करेंगे उष्ण व्यंजन के बारे में, है ना। अगला जो हमारा टाइप होगा वो क्या होगा, अंतस्थ हो गया। अगला उष्ण में व्यंजन, है ना, उष्ण या उष्म व्यंजन जिसको कहते हैं, उष्ण व्यंजन। अब उष्ण व्यंजन मतलब जिसके उच्चारण से हमारे मुख से गर्म हवाएं रिलीज होती है, गर्म हवाएं निकलती है, ठीक है। तो इतना तो प्रॉपर लिखवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उसके डेफिनेशन के ऊपर चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों को प्रॉपर क्लियर होता चला जाएगा, है ना। अभी तक में तो कोई डाउट नहीं होगा, नहीं ना होगा। चलिए इसी तरीके से नहीं भी होगा, जैसे देखिए श, ये क्या कहते हैं, इसको तालब श कहते हैं, क्योंकि ये तालू से बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, तालब श, क्योंकि ये तालू से बोला जाता है, ठीक है। अगला है दोस्तों श, मूर्धन स इसको कहते हैं, क्योंकि ये मूर्धा से बोला जाता है, मूर्धा से बोले जाने वाले को मूर्धन सब कहते हैं।
श एक दंती स, यानी ये दांत से बोला जाता है, इसलिए दंत स बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? दंत स, क्योंकि ये दांत से बोला जाता है। यहीं से क्लियर हो रहा है। ह, ठीक है, अह के बारे में आपको आगे दिखाएंगे, है ना। ह को ह केवल बोलते हैं, इसका कोई एक उच्चारण नहीं है, ठीक है। अगर देखा जाए तो कंठ के अंदर से ही बोला जाता है, ठीक है। चलो इतना क्लियर। ये हमारा क्या साथी, ये चारों जो है ये उष्ण व्यंजन माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? उष्ण व्यंजन माने जाते हैं। प्रॉपर इतना दूर तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं साथियों उष्ण व्यंजन के अंदर ये क्या है। घोष है, सघोष है, अल्प प्राण है, महाप्राण है। तो ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिए, यह दोस्तों एक अघोष है और अघोष के साथ साथ यह महाप्राण है। ये लियो, हो गया क्लियर। बोलिए, प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गया। अब इसमें एक और आता है ना, लिख ही लीजिए उसको भी, वो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी लिखना जरूरी है। दो वर्ण है, एक उत, है ना, उपक्षिप्त वर्ण कहते हैं उसको, उपक्षिप्त वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? उपक्षिप्त वर्ण कहते हैं। उपक्षिप्त वर्ण कैसा है, जरा नजारा देखिए इधर, है ना। जैसे ये कुछ इस तरीके से होंगे, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से होंगे, ये कुछ इस तरीके से होंगे, ठीक है। इसको हम लोग उत्क्षिप्त वर्ण कहते हैं। फिर उसके बाद अभी साथियों, अभी अभी बात नहीं आई, अभी एक मेन तो नोट में हमने लिखाना भूल गया, है ना। नोट डालिएगा यहाँ पे, और नोट डालिएगा और लिखिएगा थोड़ा सा, वो तो ठीक है। उत्क्षिप्त वर्ण आप लोग को प्रॉपर इतना ही पे रुक जाइए। एक नोट, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, अयोग्य वाह। तो अयोग्य वाह में दोस्तों पहला याद रखिएगा, अयोग्य वाह। अभी आप लोगों ने अयो अयोग्य वाह, है ना, अयोग्य वाह कहते हैं ना, अयोग्य वाह, ठीक है। देखिए अभी तक से हम लोग स्वर में आते, थोड़ा देर के लिए स्वर में आइए, है ना। स्वर में आप लोगों ने दोस्तों ये पढ़ा, अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ। अन और अह के बारे में नहीं पढ़ा। तो अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो अन और अह के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी अयोग्य वाह में साथियों, अयोग्य वाह में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? तो सबसे पहला तो हम लोग अनुस्वार के बारे में पढ़ते हैं, है ना। अनुस्वार जो ऊपर में लगता है, और दोस्तों और क्या होता है, इसके अंदर विसर्ग के बारे में भी पढ़ते हैं। तो अयोग्य वाह कौन सा है? तो अनुस्वार और विसर्ग का। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखना चाहे तो जैसे अन्न, अन्न हमारा क्या है? एक अयोग्य वाह वर्ण है। और अह, है ना, ये क्या है? अन्न, और ये अह, अह हमारा क्या है साथियों? ये अयोग्य वाह है। तो आपसे कभी कभी पूछा जाएगा अयोग्य वाह के अंदर कौन सा आता है, तो विसर्ग भी आता है, अनुस्वार भी आता है, कोई भी एक रहेगा या दोनों रहेगा तो दोनों सही करेंगे, ठीक है। तो इस बात को भी नोट डालना चाहिए आप लोग को, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप लोग को प्रॉपर क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। इतना दूर तक किसी को कोई दिक्कत अभी तक तो मेरे ख्याल से नहीं ही हुआ होगा, ठीक है। तो नोट करते चल रहे हैं ना आप लोग, मेरे ख्याल से मैं आप लोगों के साथ टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, है ना। अभी एक और टाइप आप लोग को नहीं सिखाया, अभी अभी मेन टाइप तो अभी सीखे कहाँ दोस्त, जहां से एग्जामिनर सवाल कर रहे हैं, है ना। अगला टाइप नोट करिए, मतलब अगला, है ना, हमारे पास स्पेस अभी अभी पर्याप्त स्पेस है दोस्तों, अभी हमारे पास पर्याप्त है। और अगला है संयुक्त वर्ण, संयुक्त व्यंजन वर्ण या फिर संयुक्त वर्ण भी कहते हैं इसको, केवल संयुक्त वर्ण भी कहते हैं या फिर संयुक्त व्यंजन वर्ण भी कहते हैं, ठीक है। अब वो लिखने के ऊपर है, तो इसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। इसकी संख्या कितनी है दोस्तों? इनकी संख्या जो है वह 4 है। संयुक्त मतलब ही समझ में आ रहा है, इनकी संख्या कितनी है? 4 है। इनके नाम से क्लियर, संयुक्त, संग संग युक्त हुआ है, यानी किसी न किसी से मिलके बना है। तो सबसे पहला हम लोग जानेंगे छ, फिर उसके बाद जानेंगे त्र, फिर उसके बाद जानेंगे स्र, फिर उसके बाद जानेंगे ज्ञ। गिन लीजिए कितना है, 4 है कि नहीं है। देखो ज के साथ अगर आप ए को लगा दिए, स के साथ, ये कौन सा स है? तालब स है। ये कौन सा स है? तो ये तालब स है, ठीक है। अगर त के साथ अगर आप र लगा दिए, अगर क के साथ अगर आप मूर्धन स लगा दिए,
तब साथियों ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, है ना, ठीक है, आप लोगों का क्या हो जाएगा साथियों, संयुक्त वर्ण या फिर संयुक्त व्यंजन वर्ण कहलाएगा। बोलो मैं इतना दूर तक क्या क्लियर रखूं आप लोगों को? एक बार मुझे बता देना आप सभी लोग। और सभी लोग का कमेंट तो मेरे पास आ नहीं रहा एक्चुअली में, क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है। मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड में बढ़िया प्रोवाइड कराने की पूरी गारंटी देता हूं कि आप लोग को प्रॉपर समझ में आएगा। अब नोट यहाँ पे डालिएगा, है ना, या फिर अगले पेज में ही नोट डाल देते हैं, है ना, जो भी है। अब यहाँ पे नोट में लिखिएगा, हेडिंग में डाल दीजिए उच्चारण स्थान। ठीक है, क्लियर कर लीजिए, उच्चारण स्थान। फिर बीच में डालिएगा वर्ण, फिर इधर डालिएगा नाम। तो नाम और उच्चारण स्थान में सबसे पहला उच्चारण स्थान हम बात करेंगे कंठ के बारे में। तो कंठ में ध्यान रखिएगा, कंठ में क्या क्या आ जाएगा, कवर्ग पूरा आएगा, ठीक है, कवर्ग पूरा आएगा, उसी के साथ साथ आ आएगा, है ना, आ, अ डालिए, आ डालिए। बोलिए इतना क्लियर है आप लोगों को? इनका नाम क्या होगा, कंठस्य शब्द, है ना, है ना, कंठे वर्ण या फिर कंठस्य वर्ण, है ना, कंठे वर्ण लिखो। चलिए दूसरा बात करते हैं। दूसरा आ गया तालु, है ना, वहीं पे अगर लिखवा देते तो इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कोई नहीं। हम लोग जानते हैं चवर्ग हो जाएगा एक, चवर्ग के साथ साथ एक ई और एक दीर्घी, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तालव्य स। इसी में हम लोग स भी जोड़ेंगे, तालव्य वर्ण, है ना। इनका नाम होता है, जो जहां से बोला जाता है ना वहीं पे उसका नाम हो जाता है ना। इतना बात प्रॉपर समझ में आ रहा है? और एक य भी होगा इसके अंदर, एक य भी डालिए, य को भी हम लोग तालु से बोलते हैं, ठीक है। आगे तीसरा मूर्धा, मूर्धा से क्या क्या बोला जाता है, एक तो टवर्ग हो जाएगा, है ना। और टवर्ग के साथ साथ साथियों री बोला जाता है, री का उच्चारण स्थान भी क्या है, मूर्धा है। और दोस्तों ये मूर्धांश, यानी कि मूर्धा मूर्धांश, है ना, ठीक है। अगला चौथा नंबर पे आ जाएगा साथियों, मूर्धा हो गया, और फिर उसके बाद दंत, दांत यानी दंत, दंत्य बोलेंगे, दंत्य वर्ण और दांत से दंत, ठीक है, दंत्य अलग है, दांत अलग है, यह लगा देंगे सब में ना लास्ट में, हो जाएगा वर्ण। जैसे इसको क्या बोलेंगे, मूर्धन्य, मूर्धन्य वर्ण, ठीक है। अदंत से क्या क्या हो जाएगा, पहला तो हमारा तवर्ग हो जाएगा, तवर्ग। आप दांत को हटा लीजिए, आप बोलने का प्रयास करिए तो एक बार, तवर्ग बुलाता है कि नहीं, एक बार प्रयास करिए तो बड़ा मजा आएगा, करिए ना, है ना। जैसे मैं बोलूंगा पवर्ग, प को बोल के दिखाइए बिना ओठ, ओठ ऐसे कर लीजिए, प बोल के देखिए, नहीं बोल पाएंगे सर। आप करके देखिए, आ करिए, त बोलिए, अब बिना या फिर दांत सटे भी नहीं, दांत सटा के बोलिए त, नहीं बुलाएगा उतना, लेकिन आप दांत का सहारा लीजिए, त अच्छा से बुलाएगा, ठीक है। इसमें ल और हमारा डंटी स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दंत्य वर्ण, क्योंकि दांत से बोला जा रहा है। चलिए पांचवा नंबर दंत हो गया, ओठ, ओठ 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 ओठ, है ना, ओठ। ओठ में क्या हो जाएगा साथियों, क च ट त और ये प, पवर्ग का हो गया ओठ से। और बाकी जो वर्ण हो जाएंगे, जैसे उ दीर्घु, उ और दीर्घु,
और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओष्ठ्य वर्ण बोलेंगे। इसको हम लोग ओष्ठ्य वर्ण बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओष्ठ्य वर्ण बोलते हैं। ठीक है, अगला है 5 हो गया। अगला देखिए 6ठा नंबर, नासिका वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको लिखिए नासिका, यानी नाक, है ना। नासिका मतलब नाक से बोलने के लिए। उसमें कौन कौन सा होगा, अंग, इया, अण, है ना, और ये न और म। ध्यान रखिएगा कौन कौन सा, अंग, इया, ट्वर्गी न और ये म। ठीक है, इसको नासिक के वर्ण कहेंगे, है ना, नासिक के। ये तो हो गया। जगह है हमारे पास, इसी का कॉपी कर लेते हैं और इसको नीचे, क्योंकि इसको मिटाना बहुत इजी हो जाएगा, कम है ना। अरे भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब होते रहना चाहिए, तभी तो मजा आएगा। ठीक है, जैसे आपको और कुछ लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे ए और ऐ का, ए और ऐ का उच्चारण स्थान कहाँ है, ऐसे तरीके से आप लिख लीजिए, है ना। अगर नीचे जगह है तो आप उसके सामने लिख सकते हैं कंठ तालु, है ना। उच्चारण स्थान लिख रहे हैं कंठ तालु। अगला जो है, अगला आप लोग लिख लीजिए व केवल सिंगल पर्सन, इसके लिए दोस्तों दंत तालु, है ना। दंतोष्ठ, व दंत ओष्ठ बोलते हैं ना, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ यानी दांत और ओठ का उपयोग होगा, है ना, दंतोष्ठ। ठीक है, अब एक और औ और अन के लिए दोस्तों कंठोष्ठ, जैसे ओ जो सॉरी ओ और औ के लिए, है ना, ओ और औ के लिए, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंठोष्ठ, यानी कंठ, कंठोष्ठ, है ना। कंठ और ओष्ठ का जरूरत पड़ेगा। इतना ही आप लोग को ध्यान रखना है साथियों, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को प्रॉपर समझ में आ गया होगा अब तक, है ना। अब तो मेरे ख्याल से कुछ छूटा नहीं है। आप लोग देख लेना, मैं तो लगभग लगभग चीज़ें प्रॉपर पढ़ा दिया हूँ, है ना। अब लगभग चीज़ें डिटेल्ड वे में हो गई है। अच्छा, बाकी और चीज़ें सीखते हैं, है ना। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है बाबू, घबराओ नहीं, अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। और बाकी बैच का ये हमारे लगा हुआ है जो ऑलरेडी स्टार्टेड है, निश्चय बैच। देखिए पहला सवाल, हो सके आप लोगों ने ये सवाल प्रैक्टिस कर लिया हो तो कोई नहीं, ये क्लास के बाद दोबारा कर लीजिए, क्या क्या ही जाता है। देखिए दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, क्योंकि प्रोफेशनल चीज़ें वही होती है ना। ब्रूसली का एक मेरे को लाइन याद आ रहा है, आप लोग को बता दूं कि ब्रूसली कहता है कि मुझको उससे डर नहीं लगता जो 100 तरीके से मारना जानता हो, या अलग अलग तरीकों को मारने के लिए जानता हो। ब्रूसली एक, मैं बता दूं, ब्रूसली एक कराटे बहुत बड़े चैंपियन रह चुके हैं, चैंपियन है कराटे का, है ना, आदर्श हैं कराटे के अंदर, है ना? मतलब लड़ाई वड़ाई वाला। तो ब्रूसली बहुत बड़े ओहदे पे हैं उस फील्ड में, अपने फील्ड में। तो उन कहते हैं इंटरव्यू में, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मुझे उससे डर नहीं लगता है कि जो एक ही चीज को 1000 बार करता हो, या 1000 किक मारता हो, 1000 अलग अलग तरीके से किक मारता हो, है ना। मेरे को डर उस बंदे से लगता है जो एक किक को वह 1000 बार करता हो, है ना। याद रखना, इसका मतलब, कहने का मतलब है कि बंदा वही सक्सेस होता है जो एक काम को बार बार करता हो। ये नहीं कि 1000 काम है, 1000 काम के नहीं, आप एक ही काम को फुल्ली डेडिकेटेड होकर के उसको 100 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 1000 बार, जितना बार कर सकते हो करो। क्योंकि वो जो करने के दौरान में जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा ना भाई, उस काम के अंदर आप माहिर हो जाओगे, सच्ची बता रहे हैं। अगर आप पढ़ाना पसंद है ना, आप रियली में पढ़ाओ, और पढ़ाते पढ़ाते इतने बड़े एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, पता भी नहीं लगेगा कि तुम इतने बड़े इंसान हो गए हो, और पता भी नहीं लगना चाहिए। ठीक है, चलो आ जाओ। भाषा की सबसे छोटी इकाई दो बताया था, एक ध्वनि एक वर्ण। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन में डी है वर्ण। क्लियर है, सब लोग कमेंट में आंसर बताना भाई। चलो दूसरा सवाल, निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है, कंठ वाली ध्वनि दोस्तों, कंठ का वर्ग क और ख, यानी ऑप्शन नंबर ए वाले साथियों का सही है। ठीक है, देखिए अब कैसे कैसे सवाल बनेंगे, आराम से, कोई सवाल में दिक्कत नहीं होगा आपको। स्थान के आधार पे बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है, यानी मूर्धा से बोला जाने वाला। टवर्ग, टवर्ग मतलब ये ऑप्शन नंबर बी। देखो एकदम
स्मूथली बनेगा, मैं बता रहा हूं ना। चलो, अल्प प्राण वर्ण कौन सा है, बता दो जल्दी से। अल्प प्राण वर्ण, अरे भैया याद करो मेरे भाई। ठीक है, ये क्या हो रहा है? हाँ, आ जाओ इधर देखो, अभी अभी सीखा है, भूल गया। दो, एक, तीन, पांच, है ना? किधर गया भाई अल्प प्राण? हाँ, अल्प प्राण, एक, तीन, पांच कहाँ है? एक, तीन, पांच भूल जाते हो। देखो अब महाप्राण लगले याद कर लो, दो, चार। ठीक है, तो आइए हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे एक, तीन, पांच, यानी ये अल्प प्राण क्या कहता है? एक, तीन और ये पांच, ध्यान रखना जिनको नहीं पता है। ठीक है, लिख दिया हूं। अब एक, तीन, पांच में कौन कौन सा आता है? एक आना चाहिए और तीन आना चाहिए। तो देखो ये एक है और ये तीन है, क ख ग, तीन है ना? तो यहां से देखा जाए तो हम ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट कर सकते हैं। बोलिए अगर किसी को कोई परेशानी हुआ हो तो। मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए, है ना? मेरे ख्याल से आप लोग को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखिए, 5 नंबर देखिए और बताइए, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? नाक से बोलने वाला। तो अगर मैंने नहीं लिखा है, ज्ञ वाला नहीं लिखाया, तो लिख लीजिए ज्ञ एक नासिक के वर्ण है। क्या है? यह एक नासिक के वर्ण है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप अपने, आगे बढ़ा लीजिए इसी में, इसी में यहाँ पे, कहाँ पे हम लोग थे? पीछे में जगह है ना, यहाँ पे ही बढ़ा लीजिए। चलिए आगे अगला सवाल, ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? है ना, जो जहां से बोला जाएगा उसका वहां का उच्चारण स्थान का नाम पड़ जाएगा साथियों। भूल गया? देखो, कंठ तालु से बोला जाता है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा आंसर? कंठ तालव्य, है ना? कंठ तालु से बोला जाता है, तो इसीलिए इनका नाम क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य शब्द। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, वर्णमाला में अयोग्य वाह वर्ण है। थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, मैं इसको सुधार दूं। चलो अब सही है। अब बताओ अयोग्य वाह वर्ण कौन सा है? तो हिंदी वर्णमाला में अयोग्य वाह दो को मैंने बताया, एक विसर्ग एक अनुस्वार। तो कहाँ विसर्ग और अनुस्वार है? तो ऑप्शन नंबर डी की ओर जाइए आप लोग, अनुस्वार और विसर्ग। अगला सवाल है, ये श श श ह, यानी तालब स, मूर्धन्य स, दंड स और ह का व्यंजन कहलाते हैं प्रकंपी, संघर्षी, स्पर्शी या संघर्ष स्पर्शी? तो मैं बताऊं साथियों, थोड़ा देर के लिए आप इस चीज को मिटा दीजिए और मैं इसमें एक और ऐड कर रहा हूं कि आप लोग पढ़ें इसको कौन सा व्यंजन कहते हैं, है ना? बहुत शानदार, गलत भी रहेगा तो आप पकड़ लीजिएगा। और स्पर्शी संघर्ष व्यंजन कौन सा है? च है ना? च है। इसमें आप ऐड कर लीजिए क्या? उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन को ऐड करेंगे और आंसर को टिक आउट ऑप्शन नंबर डी को करेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, कहता है निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है ना? कौन सा साथियों घोष वर्ण है? अब भूल मत जाना मेरे भाई, अब मत कन्फ्यूजन करना कि सर घोष क्या अघोष क्या। दो, तीन, है ना? क्या है? तीन, चार, पांच, एक, दो, एक, दो अघोष है, इसका क्या है? तीन, चार और पांच, ये तीनों ध्यान रखो, ये तीनों ध्यान रखो। बताओ इसमें से तीन, चार, पांच कौन सा है? ख कौन सा है? दूसरा है। च कौन सा है? पहला है। ठ कौन सा है? दूसरा है। ये कौन सा है? चौथा पोजीशन, सॉरी पांचवा पोजीशन का ये। तो ये कौन सा पोजीशन है? पांचवा। ऑप्शन नंबर बी को रंग दो। ठीक है, चलो मेरे भाई अगला सवाल, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कौन सी है? तो ये कौन सा? ऑप्शन देखने के बाद आपको पता लग रहा है ना, उच्चारण के स्थान पे कह रहा है, उच्चारण के आधार पे। तो उच्चारण के आधार पे कितने? 42, सॉरी
52 और लेखन के आधार पे 48 यानी 48। तो यहां से 52 को आंसर मारिए, किसके आधार पे? उच्चारण के आधार पे। लेखन के आधार पे 48 याद रखना खाली, ठीक है। कभी कभी सवाल लेखन के आधार पे भी आ जाता है। चलिए अगला है, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ये जो छ है आप लोग को अभी अभी सिखाया है ना, तो ध्यान रखेंगे साथियों, कौन सा? संयुक्त वर्ण। देखो कभी कभी संयुक्त व्यंजन वर्ण रहता है, कभी कभी वर्ण भी रहता है, या संयुक्ताक्षर भी रहता है, संयुक्ताक्षर भी कभी कभी रहेगा, इस तरीके से अच्छे से लिख देना। इसी को हम लोग संयुक्ताक्षर संयुक्ताक्षर वर्ण भी कहते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है घ का उच्चारण स्थान। तो कवर्ग का ये एलिमेंट है, ये कहाँ का एलिमेंट है? कवर्ग का एलिमेंट है, तो कंठ से बोला जाएगा। चलिए अघोष वर्ण कौन सा है? तो सबसे पहली बात चर्चा कर लीजिए, अघोष वर्ण कौन सा है? तो पहला और दूसरा। तो यहाँ पे तो पहला और दूसरा तो कोई है ही ना है। एक तो अंतःस्थ व्यंजन है, और अंतःस्थ व्यंजन क्या बताए थे? याद करिए, अंतःस्थ व्यंजन क्या बताए थे? सघोष और अल्प प्राण। क्या बताए थे? सघोष और अल्प प्राण। और यहाँ पे क्या? अघोष वर्ण। तो ये भी ना हुआ और ये भी ना हुआ। अब दो में कंफ्यूजन है, और ह में, है ना। अब किस में कंफ्यूजन है आपको? अ और ह में। ये भाई ये तो उष्ण व्यंजन है ना, सॉरी। हम तो अंतस्थ में तो य र ल आता है ना, य र अल अवन आता है। तो ये तो ये ना सघोष हो गया, ये सघोष हो गया। और उष्ण व्यंजन को हम लोग क्या बताते हैं? श स स और ह। ये क्या था? अघोष था। थोड़ा सा सुधार लीजिएगा ये, है ना, इसको सुधार लीजिएगा, आप लोग उतने तेज रहिए, है ना। अघोष, तो ये आंसर हो जाएगा साथियों, है ना, ये हो जाएगा। ये भी हो जाएगा ना, फिर तो सर वो भी हो जाएगा, एकदम हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ठीक है। क्लियर रखिए, है ना। तो ध्यान रखेंगे ह केवल नहीं है, अघोष वर्ण, ठीक है। आप लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें सुधार लीजिएगा थोड़ा सा, ह नहीं है, ठीक है। हमने क्या लिखाया था, थोड़ा सा इसमें सुधारिएगा, ह नहीं है। ह को इसको छोड़कर केवल ऐसे ब्रैकेट मार दीजिए, ये वाला, ठीक है, ठीक है, इसको इसको ब्रैकेट मार दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी सीखना जरूरी है साथियों, क्वेश्चन से भी प्रैक्टिस होता चला जाएगा, आप लोगों को मैंने बोला ना, बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत में नहीं है, यानी दांत से उच्चारित नहीं है? तो त वर्ग का पूरा एलिमेंट दांत से होता है, त वर्ग का पूरा एलिमेंट, बाकी ये जो ट है ये हमारा किससे है? मूर्धा से है। तो ये तो हमारा मूर्धा से उच्चारण स्थान है, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। कहता है निम्न शब्दों में अ का आता है तो अकारांत, है ना, किसके लास्ट में साथियों? अकारांत। अयोगवा में तो विसर्ग और अनुस्वार, और अंतस्थ तो अलग है ना, अंतस्थ यर अलावा। देखिए छ का हमसे पूछा जा रहा है, तो छ का अगर देखा जाए तो ऑप्शन में कोई नहीं है, अगर कुछ सुधार किया जाए तो, अगर सुधार कर देंगे तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा साथियों? आंसर अगर देखा जाए कुछ सुधार किया जाए, सभी में टाइपिंग गलत है ना, हलंत रखना चाहिए था। तो देखा जाए तो अब जो स होगा, आप लोग को अभी कुछ देर पहले मैंने लिखवा दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए की ओर चले जाएंगे, ठीक है। चलिए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी? हम पिछले क्लास में मालूम है, एक क्लास में शायद ये बता दिया था मैंने, तो गलत होगा ना भाई, ये होना चाहिए, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11, अभी अभी क्लियर हुआ है। चलिए निम्नलिखित में स्वर नहीं है, तो भाई स्वर कौन सा ना है? ये तो संयुक्त है, ये कौन सा है? ये संयुक्त वर्ण है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग नहीं है?
तो ट वर्ग नहीं है, त थ द ध है ना, ये तवर्ग का एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है? यह तवर्ग का एलिमेंट है। ठीक है, चलिए अगला है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। सबको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पाश्च स्वर है, यानी कि आपको मैंने बोला था पाश्च मतलब बगल से, साइड से, पीछे से, कौन सा लग रहा है? ध्यान रखिएगा, पाश्च स्वर आ भी बोलिएगा तो ल के जैसा होगा फीलिंग, लेकिन ल में क्या होता है ना पूरा हो जाता है, लेकिन आ में क्या होता है कि थोड़ा सा होता है। निम्नलिखित में से कौन अयोग्य वाह है? अयोग्य वाह कौन सा होगा साथियों? विसर्ग है ना, क्लियर है ना। और एक अनुस्वार भी है, दोनों है, तो यहाँ पे तो कोई एक है तो कोई एक मार सकते हैं, दोनों होता है ना। य र ल व किस वर्ण के अंतर्गत आते हैं? अंतस्थ के अंतर्गत आते हैं साथियों, है ना। चलो अगला, अनुनासिक का संबंध होता है, अनुनासिक, नासिक का मतलब नाक, नाक से तो संबंध है ना, तो ध्यान रखिएगा, है ना। अनुनासिक, अनुनासिक तो नाक और मुंह दोनों से हो जाना चाहिए, है ना, नाक और मुंह दोनों से ऐसा होना चाहिए, सही आंसर। क्योंकि नासिक मतलब तो नाक का यूज होने वाला है साथियों, है ना। यहां पर क्या होना चाहिए? नाक का यूज होना चाहिए, नाक और मुंह दोनों का यूज होगा। चलिए अगला सवाल, है ना। क्या है? कंठोठस्य ध्वनि का उदाहरण है। कंठोठस्य मतलब कंठ और ओठ, अभी बताएं, कंठ और ओठ दोनों से बोला जाने वाला। कंठ और तालब्य से तो ए को बोलते हैं, इसको तो कंठ और तालब्य से बोलते हैं, तो ये तो कंठ से केवल बोला जाता है। ये मूर्धा से बच्चा औ, औ और ओ, ध्यान रखिएगा। एक और मैं लिख देता हूं ओ, ये कंठ और ओठ दोनों से बोला जाता है। अगला, प्रयत्न के आधार पे ल का किस प्रकार की ध्वनि है? प्रयत्न के आधार पे यानी प्रयास करने के आधार पे यह किसका है? प्राशर्विक है। चलिए अगला, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? अघोष ध्वनि याद करो कौन सा है भाई, याद रख मेरे भाई, 3 और 4 ये अघोष ध्वनि, ये सही है ना। ठीक ना। लग तो ना रहा है कि सही है, अघोष ध्वनि ये थोड़े होना चाहिए, नहीं ना। निम्न में से कौन सा युग्म अघोष है? अघोष क्या कहता है? पहला और दूसरा। अघोष क्या कहता है? पहला और दूसरा, सॉरी, पहला और दूसरा। और घोष यानी सघोष कहता है 3 4 5, यही ना, 3 4 5। पहला दूसरा कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है, पहला दूसरा, है ना, पहला दूसरा तो यही है, और बाकी आंसर सही है। चलिए, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं भैया, ये सब पूछने वाली बात है, वो भी हमारे विद्यार्थी से। भाषा किस प्रकार की लिपि में लिखी जाती है दोस्तों? देवनागरी। हिंदी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है। देवनागरी मतलब राम आम खाता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर लास्ट, जीके का सवाल आ गया। भारतीय इतिहास की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया है? 22, है ना। और उम्मीद करता हूं कि आज की इस क्लास के बाद आप लोगों को साथियों कोई दिक्कत नहीं होने वाला है ना। अब से मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो रखते हैं यहीं पे आज के लिए क्लास को विराम। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। आज के लिए इतना ही। बाकी दोस्तों अगला जो क्लास आएगा बहुत ही बेहतरीन आएगा आप लोगों के लिए एकदम यूट्यूब पे, है ना। कहते हैं ना तिलक देहुआ क्लास स्टार्ट हो गया है हमारा। जो तिलक देहुआ क्लास होता है जो आपके तिलक को बढ़ाएगा, यानी आपके पैसा को बढ़ाएगा। यहाँ पे क्या है दोस्तों, नॉलेज को बढ़ाएगा। ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके मार्क्स को बढ़ाएगा। उस तरीके के सीरीज, है ना, जिसको हम लोग तिलक देहुआ सीरीज कहते हैं, वो स्टार्ट हो चुका है। आप लोग जरूर हर एक क्लास को यूट्यूब पर के क्लास को करें। आप चाहे ऐप के विद्यार्थी हो, चाहे आप यूट्यूब से ही क्यों ना केवल पढ़ रहे हैं, तो यूट्यूब पे अब से जितनी भी रिकॉर्डेड क्लास आएगी साथियों उसको जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।